हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 के प्री एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, बेसिकली इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसके पार्ट 1 वीडियो में मैं ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। आप अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, उसमें सब्जेक्ट वाइज आपके फोल्डर्स बने हुए हैं। और इस वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा आपसे कंसेप्ट के साथ, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम कर रहे हैं, कहां से फ्रेम किए जा रहे हैं, इसका भी आपको आइडिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स विल बी यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एल्कलाइन इफ्लुएंट। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड में जाकर देख लेते हैं कि बेसिकली जो हमारी फैक्ट्रीज हैं, अब ये फैक्ट्रीज कौन कौन सी फैक्ट्रीज हो सकती हैं वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो जो फैक्ट्रीज हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हैं, वो फैक्ट्रीज हमारे दो तरीके के एफ्लुएंट्स जनरेट कर रही हैं। बेसिकली वो वेस्ट वाटर हो सकता है एफ्लुएंट के फॉर्म में, तो हम उसको कह सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं कि एफ्लुएंट हमारा एसिडिक एफ्लुएंट होगा, यानी ये जो वेस्ट वाटर आपका निकल रहा है इन फैक्ट्रीज से। दूसरा कैटेगरी हो सकती है वो हमारा एल्कलाइन एफ्लुएंट हो। ठीक है, अब होगा क्या, अब आप इन एफ्लुएंट्स का ट्रीटमेंट करने के लिए इनको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लांट्स में भेजते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि दे हैव टू बी सेंट टू बायोलॉजिकल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बिफोर डिस्पोजल, और इसके बाद हम यहां पर जो भी वेस्ट होगा उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। देयर आर सेवरल मेथड्स फॉर डिस्पोजल ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट। तो जो आपके एफ्लुएंट्स आ रहे हैं उसको यहां पर भेजने के लिए आपको कुछ ट्रीटमेंट्स करने होंगे, बिकॉज हमारा पीएच एक हर वाटर ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम के लिए एक पीएच डिजायर्ड है। अगर हमारा एसिडिक एफ्लुएंट आप डायरेक्टली भेज दोगे तो हो सकता है वो ट्रीटमेंट यूनिट को डैमेज कर दे एंड वी विल नॉट गेट द डिजायरेबल रिजल्ट्स। तो हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं विच इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, टू अचीव द ऑप्टिमम पीएच, जो कि उस बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लांट में भेजने के लिए हमें जरूरत है, टू अचीव द ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन मीन्स बिकॉज हमको उसको केमिकली नॉन रिएक्टिव की तरफ ले जाना है। ठीक है, तो जो एसिडिक एफ्लुएंट्स होंगे उनको आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एल्कलीज चाहिए होंगी, और वो एल्कलीज किस फॉर्म में हो सकती हैं आपकी, कैल्शियम ऑक्साइड जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी एल्कलीज बेसिकली हम यूज करते हैं टू मॉडिफाई द पीएच ऑफ द एसिडिक एफ्लुएंट्स। एल्कलीन एफ्लुएंट्स के लिए सिमिलरली हमें एसिड चाहिए होंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए, और एसिड्स हमारे कौन कौन से बेसिकली यूज किए जाते हैं, H2SO4 और HCl। अब H2SO4 और HCl की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो जो मोस्ट रेडली और चीपेस्ट हमारा एसिड है, जो कि हम वेस्ट वाटर के पीएच को रिड्यूस या न्यूट्रलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट यहां पर अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो यहां पर हमारे जो ये दोनों ट्रीटमेंट है, लाइमस्टोन ट्रीटमेंट एंड कॉस्टिक ट्रीटमेंट, दे आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिक इफ्लुएंट। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि आप एसिडिटी के लिए एसिड एल्कलीन इफ्लुएंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप एसिड्स यूज करोगे, तो हाइड्रोलिक एसिड भी यूज कर सकते हो, H2SO4 कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोलिक एसिड हम प्रेफर नहीं करेंगे, बिकॉज जो हाइड्रोलिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बेसिकली ये हमारा पॉइजनस होता है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज म्यूरेटिक एसिड। हम यूज कर सकते हैं बट इट इज नॉट प्रेफरेबल। ठीक है, बिकॉज इसमें बहुत सारे और भी डिसएडवांटेजेस हैं, फ्यूमिंग वगैरह होती है विच इज वेरी डेंजरस फॉर द जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ट्रीटमेंट प्लांट्स में, उसके लिए नुकसान हो सकता है। तो इस हाइड्रोलिक एसिड को हम, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वी कैन गो फॉर इट, बट हमारा बेटर और हमारा चीप जो मेथड है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, यहां पे जो मैंने आपको प्रोसेस दिखाया है, दिस इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीटमेंट ऑफ एल्कलीन एफ्लुएंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ alkaline effluents।
अब आपने क्या किया, वेस्ट यहां पे जो आपको दिख रहा है, दिस इज हैविंग वेस्ट वाटर, जो कि हमारा एल्कलीन वेस्ट वाटर है। इसमें क्या कर रहे हैं, आपने ये अरेंजमेंट लगाया जिससे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इस वेस्ट वाटर में हमारी डिसॉल्व हो रही है, ठीक है। और इसके बाद हम इस वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के बाद बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भेज सकते हैं, या हम सीवर सिस्टम में डिस्चार्ज कर सकते हैं आफ्टर न्यूट्रलाइजिंग, जब वो हमारा केमिकली नॉन रिएक्टिव हो जाएगा। तो यहां पे जो ऑपरेटर्स दिख रहा है, दिस इज फॉर द अरेंजमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग या मिक्सिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इन दी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। अब कौन कौन सी फैक्ट्रीज है, मैंने आपको बताया कि कहां कहां से हमारा अल्कलाइन वेस्ट वाटर जनरेट होता है। हमारी लॉन्ड्रीज हो गई, आपकी बेवरेज एंड फूड प्रोसेसिंग जो फैक्ट्रीज हैं, हमारी लेदर ग्लू प्रोडक्शन है, कैल्सेरिया सैंडस्टोन इंडस्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्रीज है, एश रिमूवल इन ब्राउन कोल कंबस्टिंग पावर थर्मल पावर प्लांट्स। तो इन सभी इंडस्ट्रीज से बेसिकली हमारा जो वेस्ट वाटर था वो अल्कलाइन नेचर का होता है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड मेथड से ट्रीट करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। और ये इक्वेशंस दी हैं, केमिकल रिएक्शंस दी हैं। तो जो बेसिकली हमारे ये इफ्लुएंस जो है अल्कलाइन इफ्लुएंस में, हमारे बेसिकली ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे प्राइमरी एफ्लुएंट्स के कंपोनेंट्स होंगे जब हमारा आपका अल्कलाइन इफ्लुएंट होगा। इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, हम सल्फर डाइऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, जो आप गैस यूज कर रहे हो इफ्लुएंट के न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बन रहा है हमारा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, विच इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, एंड इट विल सेटल डाउन, एंड हमारा जो सेपरेशन होगा एल्कीलीज का वो हो जाएगा, एंड इट विल बिकम न्यूट्रलाइज वेस्ट वाटर इफ्लुएंट। तो एडवांटेजेस क्या हुए, हमने बेसिकली कोई केमिकल नहीं यूज किया, हमने केवल एक फ्लू गैस यूज की जिसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती थी, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती थी ट्रीटमेंट के लिए। हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी, बिकॉज अगर हम एसिड यूज कर रहे थे तो उसके लिए बहुत सारे हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते फॉर द मिक्सिंग पर्पसेस एंड फॉर ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस, और सिंपल प्रोसेस कंट्रोल होता है। तो अगर हम देखें तो जो मोस्ट प्रेफरेबल जो ट्रीटमेंट मेथड होगा वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीटमेंट होगा फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द अल्कलाइन एफ्लुएंट। तो बहुत सारे कोचिंग्स के इंस्टीट्यूट्स में ने हमें आंसर डी दे दिया है, तो इट इज नॉट प्रेफरेबल आंसर। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीटमेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो वेस्ट यूटिलाइजेशन है हम वो कैसे अचीव कर सकते हैं। तो हमारी बेसिकली जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की हायरार्की है वो समझ लेते हैं। हायरार्की का मतलब है कि हम कौन कौन स्टेप से, कौन कौन प्रोसीजर से, कौन कौन सी टेक्निक से हम अपना वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा एक कंसेप्ट आया 3R कंसेप्ट, जिसको बोलते हैं। इस 3R का मतलब है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ये एक्चुअली प्राइम 3 कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स और भी हैं, बट हम 3R कंसेप्ट बोलते हैं बिकॉज जो प्राइमरी हमारा मेन कैटेगरीज हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की में, प्राइमरी मेन कैटेगरीज जिस पर हमें फोकस करना होता है, ठीक है। तो वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की में और भी कैटेगरीज हैं, बट 3R कंसेप्ट जो है वो मेन कैटेगरीज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल से बना है। अब एक एक हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो पहला है दैट इज प्रिवेंशन। ये हायरार्की है, आप नीचे बढ़ते जा रहे हैं। तो हायरार्की में सबसे पहले आपको वेस्ट को प्रोड्यूस होने से रोकना है, मींस हमारा वेस्ट ही प्रोड्यूस ना हो, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड। तो हम प्रिवेंशन और रिडक्शन को एक साथ देखते हैं। तो बेसिकली ये हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे इस टेक्निक में, वेस्ट मैनेजमेंट की हायरार्की टेक्निक में वेस्ट हमारा मिनिमम प्रोड्यूस हो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं उनको ये इस तरह की टेक्निक्स यूज की कि हमारा वेस्ट कम से कम जनरेट हो। तो इस टेक्निक, इस फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं वेस्ट प्रिवेंशन और रिडक्शन और मिनिमाइजेशन। तो आइडली वेस्ट हमारा should be avoided. Waste that can be avoided stops being a burden for the municipality. Automatically हमारे बहुत सारे कॉस्ट सेविंग्स हो जाएंगे हमारा अगर वेस्ट जनरेट ही नहीं होगा। तो वेस्ट प्रिवेंशन इज द मोस्ट इफेक्टिव इफ इट इज कंसीडर्ड इन द प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें आपको ये कंसिडरेशंस करने हैं कि आपका जो वेस्ट है वो आपका मिनिमम जनरेट हो। ऐसी टेक्निक्स को हमें अडॉप्ट करना है और हमें अपना जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो ऑप्टिमाइज करना है। तो दिस इज
अचीव्ड बाय द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेसेस, जिसमें हमारे मैन्युफैक्चरर दे कैन रिड्यूस दी वेस्ट और हमारे जो वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी हम बचा सकते हैं। उसके बाद इस मैनेजमेंट हायरार्की में दूसरा जो हमारा आता है कि अब आपका अगर वेस्ट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, एक तो हो गया कि आपने वेस्ट को रिड्यूस कर लिया इनिशियल स्टेज में बाय अडॉप्टिंग ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्रोसेस। अब दूसरी स्टेज में आप क्या करोगे, रीयूज करोगे। रीयूज में का बेसिक फंडामेंटल ये है कि सपोज आपकी जो वाटर बॉटल्स, पैकेज्ड वाटर बॉटल्स आते हैं एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो वो यूज होने के बाद इन बॉटल्स को आप रीयूज करोगे फॉर द पर्पस ऑफ फिलिंग दी बॉटल्स। एग्जांपल के तौर पे भी यहां पे दिया हुआ है कि टिपिकल रीयूज स्ट्रेटजीज आर द डिपॉजिट रिफंड सिस्टम्स फॉर ग्लास बॉटल्स एंड पॉलीथिलीन टेट्राफिथलेट वाटर बॉटल्स, ओल्ड टायर्स दैट आर यूज्ड इन फेंसेस। जो भी आपके टायर्स हैं उनको आप फर्दर यूज कर सकते हो फेंसिंग के काम में। जो स्टील ड्रम्स आपके पेंट्स में पैकेट के आते हैं उनको यूज करने के बाद उनको कंपोस्ट बिन्स के फॉर्म में यूज कर सकते हो। प्लास्टिक बैग्स को आप लाइनर्स के फॉर्म में यूज कर सकते हो हाउस होल्ड वेस्ट बिन्स में। तो दीज आर द प्रोसेस कि जो भी आपका वेस्ट जनरेट हुआ, ठीक है, तो आपने उसको क्या किया, यूटिलाइज कर लिया। तो हमारी पहली ये टेक्निक जो हो गई ये वेस्ट यूटिलाइजेशन टेक्निक हो गई, ठीक है। जो पहला हमारा प्रिवेंशन वाला टेक्निक था वो तो वेस्ट प्रिवेंट हमारा प्रोड्यूस ना हो, ये टेक्निक थी। ये टेक्निक है जो पहली टेक्निक है रीयूज की, जो हायरार्की में नंबर 2 पे है। दिस इज वेस्ट यूटिलाइजेशन टेक्निक की, जो वेस्ट आपका जनरेट हो रहा है आप इसको कैसे रीयूज कर रहे हो, ठीक है। तो आपका क्या होगा, फर्दर हमारा वेस्ट रिड्यूस हो जाएगा। अब एक टेक्निक ये हो गई। अब होगा क्या, बहुत सारा ऐसा वेस्ट होगा जो आप रियूज नहीं कर पा रहे होगे, तो उसके लिए आपका थर्ड स्टेप आता है रिसाइकलिंग, जो कि हमारा वेस्ट यूटिलाइजेशन टेक्निक है। इसमें क्या करेंगे, बेसिकली हमारा जो भी आपका यूज्ड मटेरियल है उसको आप रीप्रोसेस कर दोगे। इट मींस रीयूज मींस इसको रीयूज की जगह मोर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जो होगी दैट इज रीप्रोसेसिंग, ठीक है। रीप्रोसेसिंग में एग्जांपल के तौर पे आप दे सकते हो कि जो भी आपके प्लास्टिक बैग्स हैं आप उनको रिसाइकिल कर सकते हो इन द रिसाइकलिंग प्लांट्स। आप जो ऑर्गेनिक मैटर जनरेट हुआ उसको आप कंपोस्ट के फॉर्म पे रिसाइकिल करके यूज कर सकते हो, विच कैन बी यूज्ड एज अ सॉइल फर्टिलाइजेशन टेक्निक। तो ये भी हमारी वेस्ट को यूटिलाइज करने की एक टेक्निक हो गई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है हायरार्की में, दैट इज रिकवरी। रिकवरी का मतलब ये है कि जो वेस्ट आप रीयूज किया, आपने रिसाइकिल किया, जो रिमेनिंग वेस्ट है, ये तो आपने जो वेस्ट आपने यूज कर लिया, ठीक है, वेस्ट यूटिलाइजेशन। उसके बाद रिमेनिंग जो वेस्ट है वो आप क्या कर सकते हो, रिकवरी कर सकते हो। उससे क्या रिकवरी कर सकते हो, या इसको हम एक मोर टेक्निकल टर्म पे जाएं तो इसको हम रिक्लेमेशन भी बोल सकते हैं, कि हम वेस्ट से एनर्जी रिकवर करेंगे। तो जो आपने टेक्निक्स पढ़ रखी हैं हमारी, इंसिनरेशन, पायरोलिसिस, ये सब आपने जो टेक्निक पढ़ रखी हैं, दीज आर द टेक्निक्स ऑफ वेस्ट यूटिलाइजेशन, कि आप इन वेस्ट से एनर्जी रिकवर करके उसको अप्रोप्रिएट जगह यूज कर सकते हो विथ हैविंग सम कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वेस्ट। तो उसी इस इंसिनरेशन पायरोलिसिस से जो हीट निकलती है, जो एनर्जी निकलती है, तो बेसिकली इस वेस्ट की कुछ कैलोरीफिक वैल्यू होगी, जिसके बेसिस पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रोसेसेस हैं वो यूज करते हैं रिकवरी के लिए। तो वेस्ट दैट कैन नॉट बी रीयूज्ड और रिसाइकिल्ड कैन बी फॉर एग्जांपल इंसिनरेटेड टू जनरेट हीट और इलेक्ट्रिसिटी। अनदर ऑप्शन फॉर ऑर्गेनिक वेस्ट इज एनारोबिक डाइजेशन टू प्रोड्यूस बायोगैस। तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं ये एक रिकम्बिनेशन की टेक्निक्स हैं, कि जो वेस्ट हम रीयूज या रिसाइकिल नहीं कर पा रहे हैं वो हम इंसिनरेशन या पायरोलिसिस जैसी टेक्निक से रिकवर करके एनर्जी जो बन रही है उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी वेस्ट यूटिलाइजेशन टेक्निक हो गई। तो ये बेसिकली रीयूज, रिसाइकिल, रीयूज और रिमेनिंग वेस्ट रिकवरी रिकम्बिनेशन वाली जो टेक्निक्स है ये हमारी वेस्ट को यूटिलाइज करने की टेक्निक है जब हमारा वेस्ट प्रोड्यूस हो गया है एक बार। उसके बाद लास्ट स्टेज जो आता है हायरार्की में वेस्ट मैनेजमेंट की, वो आता है हमारा डिस्पोजल, ठीक है। जो भी हमारे रेसिड्यूज होंगे, डिफरेंट वेस्ट मैनेजर्स, जो वेस्ट मैनेजमेंट हमने प्रोसेस डिस्कस किए, उनको फर्दर हम फाइनल डिस्पोजल साइट पे डिस्पोज ऑफ कर देंगे।
तो अकॉर्डिंगली हमें डिस्पोजल साइट प्रॉपरली, जो लैंडफिल्स वगैरह होती हैं, आपको प्रॉपरली डिजाइन करनी होती है। ठीक है, तो इंडिया में बेसिकली जो म्युनिसिपल, जो भी हम ये सारा वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की है, ये हमारी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स है 2000 के, जो कि म्युनिसिपल अथॉरिटीज को ये स्ट्रिक्टली डायरेक्ट करती हैं कि आपको जो वेस्ट है उसका जो ऑर्गेनिक फ्रैक्शन है उसको यूटिलाइज करना है, रिकवर करना है बिफोर इट्स डिस्पोजल एट द साइट। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक मैनेजमेंट हायरार्की। तो अब अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो टेक्निक्स हैं, तो रिप्रोड्यूस नाम की कोई ऐसी टेक्निक नहीं होती है। तो रिप्रोड्यूस जिस चीज ऑप्शन में भी आ रहा है वो हमारा गलत ऑप्शन है। सिर्फ हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बचा दैट इज रीयूज, रिसाइकलिंग एंड रिकम्युलेशन, जिससे हम अपने वेस्ट को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स 2000 के अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। थैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा जा रहा है कि हमारी किस फ्रिक्वेंसी रेंज पर हम जो हमारा ह्यूमन ईयर है वो साउंड को हियर कर सकता है, इज इन द रेंज ऑफ। तो यहाँ पर मैंने एक बुक का स्क्रीनशॉट दिया है कि हमारा जो ईयर है एक बेसिकली मोस्ट रिमार्केबल ट्रांसड्यूसर है विच इज सेंसिटिव टू रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज फॉर अ नॉर्मल हेल्दी एडोलेसेंट। ठीक है, तो नॉर्मल जो बंदा है वो हमारा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी वाला जो साउंड है वो आराम से सुन सकता है। इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि हमारा जो ह्यूमन ईयर होता है वो चाइल्डहुड में ज्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे जैसे हम ओल्डर होते जाते हैं तो हमारा जो हाई टोन्स को परसेप्शन करने का टेंडेंसी है वो वर्सन होती जाती है, और इस टेंडेंसी को प्रेस बायोकुसिस भी बोलते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ये दिस इज रिलेटेड टू दी ओल्ड एज प्रॉब्लम्स, कि हमारी जो ईयर है वो ओल्ड एज के साथ उनका जो परसेप्शन होने की टेंडेंसी है, परसीव करने की टेंडेंसी है होती है, वो हमारी रिड्यूस होती जाती है। तो ये टर्मिनोलॉजी आप ध्यान रखोगे, दिस इज रिलेटेड टू वन ऑफ द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ ह्यूमन ईयर। और उसके बाद जो रेंज ऑफ साउंड इंटेंसिटीज हैं वो ह्यूमन टेंडेंसी की, जैसे पता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक बहुत ज्यादा रेंज है उनकी। तो बेसिकली हमारी जो गाइडलाइंस है उसमें एक टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। ठीक है, कि जो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग का मतलब है कि वो मिनिमम साउंड जो हमारा ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो दैट इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज रिप्रेजेंटेड एज 0 डेसिबल्स। ठीक है, विच इज करस्पॉन्डिंग टू 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और दूसरा एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारा थ्रेशोल्ड ऑफ पेन क्या होगा, कि वो मैक्सिमम लिमिट जो साउंड हमारा, जो हमारा क्या बोल सकते हैं बेसिकली, जो हियर है हमारा ईयर है वो हमारा इस लिमिट तक के बाद दिक्कत करने लगता है, मींस इसके बाद उसको अनकंफर्टेबल होगा एंड इट विल कॉज पेन टू दी ह्यूमन ईयर। तो वो हमारी जो थ्रेशोल्ड ऑफ पेन है वो हमारी निकाली गई है 130 dB। तो बेसिकली जो ये साउंड इंटेंसिटी है ये हमारी 10 की पावर 13 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है। ठीक है, ये 130 dB अगर आप जो लॉगरिथमिक इक्वेशन है आप इंटेंसिटी और साउंड प्रेशर को इक्वेट करेंगे तो वहां से आएगी ये। तो अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। तो बेसिकली ये चीज इंपॉर्टेंट है और इसको ग्राफिकल टर्म्स में देखें कि जो हमारा ऑडिबल साउंड रेंज है, ये ब्लू आपको जो ग्राफ दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड हियरिंग थ्रेशोल्ड। मिनिमम जो साउंड है वो हमारा 20 हर्ट्ज है और जो मैक्सिमम साउंड रेंज है वो हमारी 20 किलो हर्ट्ज है। ठीक है, और इसके नीचे जो साउंड्स हैं जो हम ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकता, दैट आर कॉल्ड इंफ्रा साउंड्स, और जो इसके ऊपर की साउंड्स है 20 किलो हर्ट्ज, दे आर कॉल्ड अल्ट्रा साउंड्स। ठीक है, और जो हमारा पेन थ्रेशोल्ड है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 130 dB। दीज आर इन टर्म्स ऑफ साउंड प्रेशर लेवल्स। बिकॉज हम डीबी में बात कर रहे हैं तो आपने पढ़ रखा होगा साउंड प्रेशर्स लेवल इन टर्म्स ऑफ डेसिबल्स। तो हमारा जो 130 dB है दैट इज कॉल्ड द पेन ऑफ थ्रेशोल्ड। ठीक है, इसके बाद हमें ह्यूमन ईयर को दिक्कत होने लगेगी। तो वो क्या दिक्कतें होंगी वो भी अभी डिस्कस कर लेंगे। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा यहाँ पर थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज अकम्पनिंग रिस्पॉन्स एंड अदर नॉइज एक्सपोजर्स इंक्लूड। तो ये जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज का मतलब ये है कि जब भी हमारी बॉडी किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को सब्जेक्ट होती है तो इट रिएक्ट्स टू इट। तो ऑटोमेटिक एक रिएक्शन होता है, उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। यहां पर लिखा भी हुआ है आर द बॉडीज ऑटोमेटिक रिएक्शंस टू बी स्टिमुलस। सपोज आप अगर कोई भी बंदा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आता है तो उसको स्वेटिंग होने लगती है या हार्ट रेट आपका बढ़ सकता है, बिकॉज विच आर दी फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि नॉइस एक्सपोजर जब ह्यूमन को होगा तो उसके रेस्पॉन्स में जो हमारे बॉडी के ऑटोमेटिक रिएक्शंस होंगे वो कौन कौन से होंगे, इसमें ये पूछा गया है। तो उसके लिए देख लेते हैं कि जो मैंने साउंड प्रेशर्स लेवल्स की बात की, जो साउंड इंटेंसिटी प्रेशर लेवल्स हैं, कि उन पे क्या क्या फर्क पड़ता है हमारे बॉडी पे। 0 dB इज द थ्रेशोल्ड ऑफ ऑडिबिलिटी, जो कि थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग मैंने आपको बताया कि जो मिनिमम साउंड प्रेशर हमारा ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है। जो 130 से 120 जो dB है वो हमारा पेन थ्रेशोल्ड है, ठीक है। उसके बाद अब अगर आप देखोगे कि हमारा जो इफेक्ट्स ऑब्जर्व्ड है कि अगर 130 dB से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हमारी बॉडी को में नोसिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, इंटरफेरेंस विद टच एंड मसल सेंस, इस तरह की चीजें होने लगती हैं। 140 dB अगर हम कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर रखें तो हमारे ईयर में पेन होने लगेगा। एंड दिस इज द एक्सट्रीम लिमिट ऑफ ह्यूमन नॉइस टॉलरेंस, यानी 140 dB के बाद हमारा जो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज है वो और बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाएंगे, ठीक है। तो 150 dB प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर कॉजिंग स्किन बर्निंग होने लगेगी। 160 dB अगर माइनर परमानेंट डैमेज इफ प्रोलॉन्ग, हमारा 190 dB पे शॉर्ट टाइम में हमारा ईयर का परमानेंट डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिमिट्स के बेसिस पर हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं कि जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होंगे अगर हमारी बॉडी जो का ह्यूमन ईयर है वो नॉइस एक्सपोजर्स में रहता है, नॉइस में एक्सपोज रहता है सफिशिएंट टाइम तक। तो सबसे पहले थोड़ा सा मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में बात कर रहा है। वैस्कुलर रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक बाय पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन चेंजेस इन द हार्ट रेट एंड द, तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि आपका हार्ट रेट और आपका ब्लड प्रेशर चेंज होने लगेगा इफ यू विल बी सब्जेक्टेड टू नॉइस एक्सपोजर्स। कुछ ग्लैंडुलर चेंजेस होंगे जिसकी वजह से, ग्लैंडुलर चेंजेस का मतलब है कि जैसे ही आप एक्सट्रीम सिचुएशंस में रहते हैं, एक्सट्रीम इमोशनल या और भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं, तो आपकी बॉडी एक जो है हार्मोन रिलीज करती है विच इज कॉल्ड एड्रेनलिन, विच रिजल्ट्स इन द केमिकल चेंजेस इन द ब्लड ड्यूरिंग सर्कुलेशन। थर्ड होगा हमारी जो ब्रीथिंग होगी वो स्लो और डीप होने लगेगी। हमारी स्किन में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में चेंज होगा जिसकी वजह से स्वेट ग्लैंड्स हमारे की एक्टिविटी में चेंज होगा। हमारा ब्रीफ चेंजेस इन स्केलेटल मसल टेंशन। इसीलिए जो हमारे एनवायरमेंटल साइंटिस्ट थे एक थॉमसा जी एलिस वर्थ, जिन्होंने कहा कि अगर हमारी बॉडी कांस्टेंट नॉइज को सब्जेक्ट की जाती है तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, हमारी जो स्किन है वो पेल होने लगती है और हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके हमारी बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होने लगता है। और इस एड्रेनलिन जैसे ही बॉडी में रिलीज होता है तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीटरी एंड इनहिबिटरी प्रोसेस इन द लिविंग बीइंग्स। इसी वजह से जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं उनमें अबनॉर्मल हार्ट बीट रेट्स होते हैं, सफर फ्रॉम इंसोम्निया, नर्वसनेस एंड इम्पेयर्ड मोटर कोऑर्डिनेशन। ये चीज आपने ऑब्जर्व की होगी बिकॉज जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं वो हमेशा नॉइस में एक्सपोज रहते हैं जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स उनमें आने लगती हैं। इसी वजह से यूएस गवर्नमेंट ने ये कहा कि 90 dB को हम हेल्थ हजार्ड मानते हैं अगर कोई भी वर्कर 8 आवर डे वर्किंग एनवायरनमेंट में 90 dB continuously exposed है। और बेसिकली दिस इज वेरी सेंसिटिव फॉर द ह्यूमंस जो कि जिनमें हाइपरटेंशन या डायबिटिक्स की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जो आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो बॉडी में हो रहे हैं ड्यू टू नॉइस एक्सपोजर्स। तो आप देखोगे ये तीनों आइटम है ये बिल्कुल करेक्ट है एंड दिस हैज बीन सेट फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। तो ये वहीं का मैंने रेफरेंस दिलाया हुआ है आपको। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोलॉजी इज डील्ड विद AUT ऑट इकोलॉजी। तो बेसिकली इकोलॉजी को जो हम स्टडी करते हैं तो दो कैटेगरीज में हम इकोलॉजी को ग्रुप कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे दो
ग्रुप्स में हम अपनी इकोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं। पहला जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड ऑट इकोलॉजी, और जो दूसरा ग्रुप है इसको कहते हैं सिन इकोलॉजी। इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल स्पीसीज को स्टडी करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप्स ऑफ स्पीसीज को स्टडी करते हैं। जो यूनिट ऑफ स्टडी है वो यहां पर ग्रुप ऑफ स्पीसीज है। तो यहां पर बोला गया है कि इकोलॉजी इज डेल्ट विद ऑटी इकोलॉजी विच डील्स विद द इंडिविजुअल स्पीसीज इकोलॉजी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। और जो ग्रुप ऑफ स्पीसीज की स्टडी है उसमें कम्युनिटी इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, जिसमें हम बेसिकली जो भी स्पीसीज के ग्रुप्स हैं उनकी ग्रोथ, उनकी ट्रैफिक स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो डिफरेंट सिंकोलॉजी में बहुत सारे ग्रुपिंग्स कर दी गई है कि पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ सिंकोलॉजी इकोलॉजी। और जो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट इज नोन एज ऑटियोकोलॉजी। तो जो आपके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीसीज का, इंडिविजुअल स्पीसीज का, टैक्सोनॉमिक पोजीशन है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, रिप्रोडक्शन है, लाइफ साइकिल है, तो जो आप ये इंडिविजुअल स्पीसीज की स्टडी करते हैं विथ रेफरेंस टू इकोलॉजिकल फैक्टर जो कि इनकी इन सारी एक्टिविटीज को अफेक्ट कर सकते हैं, तो उस ब्रांच को हम ऑट इकोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ। तो सबसे पहले जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हैं दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एयर पॉल्यूटेंट कंट्रोल डिवाइसेस, बिकॉज हम इससे एयर के जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। और बेसिकली हम इसकी फंक्शनैलिटीज के बारे में देख लेते हैं कि इनको हम यहाँ बेसिकली वहां यूज करते हैं जहां पर हमारी एमिशंस हो रहे हैं, एमिशंस इन द फॉर्म ऑफ फ्लू गैसेस। तो बेसिकली ये चीज आपको कहां देखने मिलेगी, जो हमारी थर्मल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, जहां पर हम कोल को बर्न कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज हैं, हमारी आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं, हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, हमारी माइनिंग इंडस्ट्रीज हैं। इन सभी इंडस्ट्रीज में बेसिकली जो भी हम एमिशंस कर रहे हैं वो हमारे फ्लू गैसेस के फॉर्म में होते हैं। तो जो भी फ्लू गैस आप एनवायरमेंट में रिलीज कर रहे हो, ठीक है, तो सपोज दिस इज द फ्लू गैस विच इज बीइंग जनरेटेड एंड इट इज बीइंग सेंट टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में आप रिलीज कर रहे हो इसको, तो इस फ्लू गैस को रिलीज करने से पहले आप इसको पास कराएंगे ESP के थ्रू, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में के थ्रू इस फ्लू गैस को हम पास कराएंगे। तो होगा क्या, जो हमारी फ्लू गैस है इसमें होंगे क्या, हमारे पार्टिकुलेट कंटेमिनेंट्स होंगे। अब जो टर्मिनोलॉजीज है मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कॉन्टेमिनेंट्स का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि अनडिजायरेबल है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटीज है, जो भी किसी भी सब्सटेंस के फॉर्म में है जो कि उसको डर्टी कर दे रही है। तो दीज आर द अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। अगर ये हमारे एनवायरमेंट में आप डायरेक्टली रिलीज कर दोगे तो दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पार्टिकुलेट मटेरियल जो कि आपकी ह्यूमन हेल्थ, रेस्पिरेटरी हेल्थ डिसीजेस कॉज करेंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप जो पर्टिकुलर कंटेमिनेंट्स हैं वो आप एनवायरमेंट में रिलीज नहीं होने देंगे। तो ये जो कंटेमिनेंट्स हैं ये हमारे अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे फ्लू गैस जो कि हम एमिशंस रिलीज कर रहे हैं एनवायरमेंट में उसमें प्रेजेंट है। अब जो पार्टिकुलेट है ये क्या है, ये हमारे पार्टिकुलेट बेसिकली टर्मिनोलॉजी है सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स। पार्टिकुलेट को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि दीज आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स जो कि हमारे फ्लू गैस में प्रेजेंट हैं, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द फ्लू गैस। तो आप क्या करोगे, इस फ्लू गैस को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में के थ्रू पास करोगे। तो ये फ्लू गैस है जिसमें आपके पार्टिकुलेट्स हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, सेपरेट डिस्क्रीट पार्टिकल्स। अब आपने क्या किया, जो आपका स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का,
इसमें हमारी दो चीजें हैं, बेसिकली सीरीज ऑफ प्लेट्स हैं। तो इसमें एक सीरीज हमने प्लेट्स की दिखाई है जिसके थ्रू हमारा फ्लू गैस पास होकर जा रहा है, और अंदर इन प्लेट्स के बीच में क्या हो रहा है, हमारा जो फील्ड है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इसको और अगर अच्छे से देखें तो इस तरह की कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जिसके थ्रू हमारी जो गैस रिलीज हो रही है, एमिशन हो रही है, वो पास हो रही है। एंड ये ब्लैक कलर के जो पार्टिकल्स हैं जो गैस में प्रेजेंट हैं, विच आर कॉल्ड पार्टिकुलेट, इनका बेसिकली जो साइज है वो हमारा 0.01 माइक्रोन तक हो सकता है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है वो हमारा 0.01 माइक्रोन से लेके 1000 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को आराम से रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो ये पार्टिकल जब इलेक्ट्रोस्टैटिक आयनाइज्ड फील्ड में पास होंगे तो करेगा क्या, इस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दे गेट निगेटिवली चार्ज। तो आपको ये जो निगेटिव लिखा दिख रहा है, दीज आर द निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और आपने इस प्लेट को, जिस प्लेट्स के बीच में ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बीच से जब ये पास हो रहे हैं तो हमारे ये जो प्लेट है दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव जो प्लेट है उसकी तरफ हमारे ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट होंगे, दे विल स्टिक टुगेदर, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसके नीचे, प्लेट्स के नीचे कलेक्शन एरिया होगा जिसके ऊपर ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में हमारे न्यूट्रलाइज होंगे और हमारे यहाँ पे कलेक्शन एरिया में कलेक्ट हो जाएंगे। और जो हमारी जो गैस है, जो आपकी फ्लू गैस थी, वो हमारी क्लीन गैस एग्जिट होगी, जो कि हम फर्दर एनवायरमेंट में रिलीज कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हमारी तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान रखनी है आपको। एक है कि उसकी जो एफिशिएंसी है, उसके लिए हमारी डेच अंडरसन इक्वेशन है जिसमें एफिशिएंसी इज गिवन बाय 1 माइनस ई की पावर माइनस डब्ल्यू ए बाई क्यू। ये मैं आपको जस्ट ब्रीफ कर दे रहा हूँ, क्वेश्चंस आ सकते हैं न्यूमेरिकल के कि फ्रैक्शनल कलेक्शन एफिशिएंसी जो होगी वो हमारी कितनी होगी। टर्मिनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द पार्टिकल की, जो पार्टिकुलेट है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बिकॉज ये डिस्क्रीट पार्टिकल है तो डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग का कंसेप्ट यूज होगा यहाँ पे। और टोटल कलेक्शन एरिया कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा, और किस एयर फ्लो रेट, जो आपकी फ्लू गैस एंटर कर रही है उसका क्या रेट है इन क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। तो एडवांटेजेस क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स के, दे आर हैविंग हाई एफिशिएंसी, दे कैन रीच अप टू 99 से 100% तक की एफिशिएंसी हम अचीव कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है कि अगर आपके 100 पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं तो हमारे 100 पार्टिकल्स हम उसको रिमूव कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड 100% एफिशिएंसी, जो कि हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेरियस कलेक्शन, उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, कलेक्शन एरिया क्या है और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या है। तो नॉर्मली ये हमारी 95 से 99 टू 100 तक हो सकती है, बट वी कैन रीच अप टू 99 टू 100% ऑफ द एफिशिएंसी। ठीक है, और कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जब ये ऑपरेट होते हैं तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है हमारा। जनरली जो टेम्परेचर रहेगा वो 300 से 450 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। और जो बेसिकली एडवांटेजेस हैं वहां पर हमारा बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड वोल्टेज यहाँ पे सेफ्टी इश्यूज रहते हैं, तो हमें थोड़ा केयरफुल रहना होता है इनके ऑपरेशंस में। और इसकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत कम होती है, तो मेंटेनेंस इज नॉट एन इशू। सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज सेंसिटिव टू वेरिएबल डस्ट लोडिंग। जो आपकी ये क्यू की वैल्यू है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है इसकी परफॉर्मेंस को। अगर ये जो डस्ट लोडिंग है जो कि क्यू के फॉर्म में है इक्वेशन में, वो अगर वेरी कर रही है तो हमारी जो कलेक्शन एफिशिएंसी पे वो बहुत बुरा असर करने वाली है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डस्ट लोडिंग है, जो गैस फ्लो रेट है, वो हमारा यूनिफॉर्म रहे। ठीक है, तो ये दो मेजर इश्यूज हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी हैं। ठीक है, और यहाँ पे और भी देख लेते हैं, कुछ दिया हुआ है कि लिक्विड कंटामिनेंट्स और गैसियस कंटामिनेंट्स। गैसियस कंटामिनेंट्स आपको पता है बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, NO2 हो गई, जो कि आपकी फ्लू गैस में हो सकती है। तो ये गैसेस दे आर नॉट बीइंग रिमूव फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। पार्टिकुलेट कंटामिनेंट्स जो है वो चाहे तो ड्राई फॉर्म में हो या वेट फॉर्म में है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। तो केवल हम particulate contaminants can be removed by this electrostatic precipitator। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोस फर्दर बनाता रहूंगा। थैंक यू।